बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट के साथ सलमान हैदर। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला का मसला हल हो गया। सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला होंगे। पिशावर हाई कोर्ट ने सोहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला तस्लीम कर लिया। अदालत का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को बुध की शाम 4 बजे नौ मुंतखब वजीर आला सोहेल आफरीदी से हलफ लेने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि अगर गवर्नर ने हलफ नहीं लिया तो उसी दिन स्पीकर नौ मुंतखब वजीर आला से हलफ लें। पिशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला की हलफ बर्दारी में ताखीर से मुतालिक पीटीआई के आर्टिकल 255 के तहत दायर आईनी दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक अली मीन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया था। कानून के मुताबिक नए वजीर आला का इंतखाब किया जाना है। कानून के मुताबिक नए वजीर आला से हलफ लेना जरूरी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कानून के मुताबिक बगैर ताखीर से नौ मुंतखब वजीर आला से हलफ लेना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए हलफ लें। फैसले के मुताबिक हलफ लेने का अमल बगैर किसी ताखीर के मुकम्मल किया जाए। 15 अक्टूबर तक हलफ ले लिया जाए। चीफ जस्टिस ने फैसले में मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर असम्बली फ्लोर पर कह चुके हैं कि वो अपने मनसब से इस्तीफा दे चुके हैं और केपी असम्बली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब भी कर लिया है। पीटीआई ने अदालती फैसले का खैर मकदम करते हुए इसको जमहूरियत और कानून की फतह करार दिया है। अदालती फैसले के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान भी आ गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मैंने कभी भी हलफ लेने से इनकार नहीं किया और हमेशा यही कहा है कि आइन और कानून पर अमल दरामद करेंगे। इससे कबल चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एस एम अतीक शाह ने खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी से हलफ लेने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान अदालत ने मुतअद्दिद बार गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मौक़िफ़ पर इस्तफसार किया। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि ये बताएं कि गवर्नर ने इस हवाले से क्या कहा है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर सरकारी दौरे पर कराची में हैं और वो कल फ्लाइट के जरिए वापस आएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया तो क्या वो कल हलफ लेंगे, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को तलब किया है। चीफ जस्टिस ने कहा यह तो एक अलग मामला है, हमें यह बताएं कि हलफ लेंगे या नहीं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर कल वापस आकर कानूनी तकाजों के मुताबिक फैसला करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला के इस्तीफा देने से ही इस्तीफा हो जाता है, चाहे गवर्नर मंजूर करे या नहीं। इस पर बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमैर न्याजी साहब से। उमैर न्याजी साहब, पिशावर हाई कोर्ट ने सीएम केपीके के हलफ से मुतालिक फैसला भी सुना दिया, गवर्नर को कल 4 बजे तक का हुक्म भी दे दिया। गवर्नर ने भी कह दिया कि मैं आज रात पहुँच भी जाऊँगा। हलफ लेने से अब इनकार तो नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि मामला अब हल की तरफ जाएगा या मजीद कोई नया तनाज़ा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पिशावर हाई कोर्ट भी गई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे देखें, जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक एक फ़ैसला आया है। जमहूरियत एक तसलसल का नाम है, अगर एक चीफ़ मिनिस्टर ने छोड़ा दूसरे ने तो आना ही है। और आपने इलेक्शन का ख़ुद प्रोसेस देख लिया कि जो नारे लगाते थे कि जी 20 टूट गए 22 टूट गए, उसका भी जवाब फ्लोर ऑफ द हाउस पे मिल गया। तो अब तो वो मतलब खसियानी बिल्ली वाली बात है कि अब आप चाहे हाई कोर्ट का रुख करें, किसी और तरफ का रुख करें, बेसिकली एक जमात का मैंडेट है जिसको आपने 8 फरवरी को भी तस्लीम नहीं किया था, उसको हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर फिर भी एक तसलसल कायम रहा। तमाम ऑर्ड्स के बावजूद तहरीक इंसाफ ने एक यकजहती दिखाई। अब मेरे ख्याल से अपोजिशन को भी फोकस करना चाहिए, जो आज असद कैसर साहब दूसरों ने ऑफ़र की कि आएँ केपीके के मसाइल पे बात करते हैं, केपी में जो दहशतगर्दी की फ़ज़ा है उस पर आप तजावीज़ दें, उसको काउंटर करने की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अब तमाम जमातों के लिए एक अच्छा मौका है कि हाई कोर्ट ने बर वक्त फ़ैसला करके एक आइनी बुरान भी नहीं खड़े होने दिया, मामलात भी पटड़ी पे इंशाल्लाह ताला कल तक दोबारा वापस आ। अच्छा उमैर साहब, आपकी एक स्टेटमेंट थी, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि सोहेल आफरीदी से मुतल्लिक कि वो सिस्टम के लिए आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि वो सिस्टम से एक कदम आगे है। क्वेश्चन ये है कि अगर सोहेल आफरीदी आउट ऑफ सिलेबस है तो सिस्टम में उनकी कबूलियत कैसे होगी सर? अच्छा देखें चीज़ को जो उस तरह से देखने की ज़रूरत है। देखें, सारे कहते थे कि 20 टूट गए, मतलब अली अमीन से मंसूब करके बातें होती थी कि जी अली अमीन शायद जो है ना सिस्टम की मजबूरी की वजह से बैठे हुए हैं, बाकी तरीके इंसाफ में सकत नहीं। इमरान खान के ओवरऑल आइसोलेशन के हवाले से बातें चल रही थी, मतलब एक तरह से एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद पार्टी पे इमरान खान की ग्रिप कमज़ोर हो गई है या इमरान खान के बंदे टूट गए। तो इमरान खान ने एक ऐसा पत्ता फेंका जिसका ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, ना टाइमिंग का किसी को अंदाज़ा था। उसने ना सिर्फ इमरान खान की हेजमनी दोबारा से असर्ट की है, बताया है कि करेंसी इस वक्त जो चल रही है पॉलिटिकल एरेना में वो इमरान खान की है,
और सुहेल आफरीदी जैसा नाम दे के देखे जिस पे किसी की कोई वर्किंग ही नहीं है। अगर देखें अली अमीन आया तो अली अमीन का एक एक्सपेक्टेड था, सूबे का सदर था, सूबाई इलेक्शन भी लड़ रहे थे नेशनल के अलावा, बाकी कोई बड़ा नामी ग्रामी नाम नहीं लड़ा था। तो सिस्टम ने एक तैयारी की हुई थी कि अली अमीन को काउंटर किस तरह से करना है। और आपने शुरू में देखा कि अली अमीन को ब्यूरोक्रेसी की तरफ से बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिला कि चीफ मिनिस्टर ने कितना टफ टाइम दिया। जिन लोगों ने जो पेशावर के इलेक्शन चुराए वो मेन ओहदों पे, नहीं, वो भी तो पूरी की पूरी काबीना को लेके कोर कमांडर हाउस चले गए थे ना सर। हाँ, वो भी था। सारे मतलब मसाइल, मतलब सारे कहीं ना कहीं देखें ना, प्रॉब्लम्स को उन्होंने काउंटर किया हुआ था। मगर हुआ क्या कि अब एक ऐसा बंदा आ गया है जिसका ना बैकग्राउंड का किसी को अंदाज़ा है, ना किसी को उसकी डेप्थ का सही तरह से आइडिया है। तो ये जो है ना सिस्टम को भी रियलाइज़ करते हुए टाइम लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बेहतरीन चॉइस है। अब ये है कि जो बर्डन है ना वो सीएम के कंधों पे भी है, मगर सीएम ने देखना क्या है कि सिस्टम में जो लचक मौजूद है उसको वो किस तरह से यूटिलाइज। अच्छा, थोड़ी हम और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आते हैं ना। इसमें कोई शक नहीं कि 26 नवंबर के बाद ना बाद से ही कारकुनान जो थे वो पीटीआई की आदत खसूसन अली अमीन गंडापुर साहब पर कोई इतना ख़ास एतमाद नहीं कर रहे थे। उनकी यके बाद दीगर स्टेटमेंट ऐसी थी। सुहेल आफरीदी मुंतखब हुए और आते साथ उन्होंने कहा कि मैं एहतजाजी तहरीक का चैम्पियन हूँ। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? क्या नवंबर सड़कों पर आने का प्लान है? क्या इरादा क्या है? अच्छा देखें, ये तो जो है ना आपने एक तकरीर से तो नहीं किसी की असेस कर सकते कि जी वो एहतजाज की सियासत होगी। देखें बुनियादी तौर पे सियासत, कम अज़ कम मैं ये चीज़ फॉर श्योर कह सकता हूँ कि सियासत केपीके में वो होगी जो इमरान खान की मंशा होगी। और देखें अली अमीन को 1 साल 7 महीने का टाइम मिल गया। ये सिस्टम में अब जितना इस वक्त तनाव की कैफियत है और जो केपीके के मसाइल हैं, अगर सुहेल आफरीदी जो है ना अकॉर्डिंग टू इमरान खान डायरेक्शन उस तरह से नहीं परफॉर्म करते तो उनके पास इतनी ज़्यादा बड़ी टाइम लाइन नहीं है कि हम कहें कि जी वो साल सर्वाइव कर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है और वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो फैसले करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक है। बहुत का हमसे बात कर रहे थे उमर नियाजी साहब। अब हुकूमत क्यों स्ट्रेच कर रही थी? क्यों इतने दिन गुजारने की कोशिश की गई? पस पर्दा क्या चीज़ें थी? मुस्लिम लीग नून की टेक क्या है? सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब को हमने दावत दी है। खुर्रम दस्तगीर साहब, वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, लेकिन सुहेल आफरीदी वज़ीर आला भी बन गए। पेशावर हाई कोर्ट ने कल गवर्नर को हरफ लेने का हुक्म भी दे दिया है। आपको नहीं लगता कि बिला वजह का तनाज़ा वफाक की जानिब से खड़ा किया गया था? जी, वो कहते हैं कि जब बादशाह को इन्हें वार करना है तो फिर जिस पे वार किया जाए उससे फिर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो गुफ्तगू और कम्युनिकेशन के मामले में काफी गैप है। एक जरूर चीज जो हाईलाइट नहीं हुई कि जब अली अमीन खान गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया था तो कानून ये कहता है कि आपने काबीना को डी नोटिफाई करना है, क्योंकि काबीना दोबारा बनेगी ना, जो कि चीफ मिनिस्टर चले गए। लेकिन बहरहाल वो उससे कता नजर एक अमल हो गया है, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी डेमोन्स्ट्रेट कर दी है। लेकिन उससे ज्यादा जो परेशान वफाकी हुकूमत जो कहा वो अपनी जगह पर, लेकिन ज्यादा परेशान कौन ये है कि जो नए वजीर आला हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों जो 4.5 करोड़ पाकिस्तानी मेरे भाई बहनें रहते हैं वहाँ, उनकी फलाह की कोई बात नहीं की। उनके ऊपर वाहिद एजेंडा ये है अपनी बानी चेयरमैन और वफाक पर चढ़ दौड़ना। उन्होंने दहशतगर्दी के बारे में कोई बात नहीं की, और अगर की भी तो बड़ी कमजोर सी बात की। तो जो असल इश्यूज हैं, यूं लगता है कि दूसरे वजीर आला, बल्कि गालिबन अब तीसरे वजीर आला हैं, चूंकि अब इस जमात की 13वां साल शुरू हो गया हुकूमत का, जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार है और वफाकी हुकूमत की हवस है। ठीक। अच्छा खुर्रम साहब, अब हम ज़रा केपी को पर्टिकुलर देख लें। दहशतगर्दी तो कोई शक नहीं उधर अरूज पर है। आए रोज़ हमारे फौजी जवानों की भी, सिविलियंस की भी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। अब चंद रोज़ कबल अफगानिस्तान के साथ भी झड़प हुई। ऐसे में अगर सूबाई हुकूमत और वफाक में अदम एतमाद होगा तो फिर केपी से दहशतगर्दी का खात्मा सर कैसे होगा? और इतनी ज़बरदस्त और खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वफाक से भी आ रहे होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं चलने देंगे, देखते हैं किसी के बाप की जुर्रत, इतने तुंद तेज़ जुमले। कहीं ना कहीं मामला तो दोनों तरफ से ख़राब है ना सर?
जी, तो जो तरीक़ेकार रियासत ने अपनाया है वही चलेगा कि जहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होने हैं वो होंगे। सैकड़ों की तादाद में हुए हैं इस साल भी, पिछले साल भी हुए थे। तो वो जारी रहेंगे। जहाँ कमी है सलमान साहब, वो ये है कि ये जो वहाँ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि नुमाइंदा हुकूमत होने की दावेदार है, तो फिर वो सब इलाके जहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ के नुमाइंदे कहाँ हैं? वो अपनी सूबाई हुकूमत की मुआवनत क्यों नहीं कर रहे उन 12 अजला में रिट कायम करने के लिए, जहाँ इस वक्त सूबाई हुकूमत की रिट नहीं है? वो नुमाइंदे जिनको कहते हैं ना जी अवाम की पल्स है, वो क्या पल्स ये है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया जाए? अगर ये पल्स है तो ये हम तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है, और इस पे कुछ खबरें भी आई कि जो अली अमीन गंडापुर साहब का आखिरी इंटरव्यू था अपने बानी चेयरमैन से, कि भाई अगर हम फौज को हटा लें या पीछे कर लें या ऑपरेशंस बंद कर दें, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा को स्मगलरों के और जराइम पेशा लोगों के और दहशतगर्दों के हवाले कर दिए जाए, जो गालिबन इस वक्त एक ही हैं? ठीक सर, क्या ही अच्छा हो अगर थोड़ी पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो। कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की तो इन्वॉल्वमेंट है और कहीं नहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर ये पॉलिटिकल फोर्सेस एंगेज करें खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को, तो यहाँ तो मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँचे में, तो पॉलिटिशियंस ही कोई ना कोई स्पेस क्रिएट करते हैं ना सर। आप ठीक कह रहे हैं। और हम तो देखें मुस्तकिल मुज़ाकरात की मेज पर बैठे उनका इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनका एजेंडा बानी चेयरमैन या वफाक पर चढ़ दौड़ने से आगे भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देखिए, अगर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जो भी वजीर आला बाज हैं, अगर आज भी वो उस सूबे में रहने वाले 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों की फलाह का कोई एजेंडा लेकर आते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से है, चाहे वो साबिक फाटा में बेहतर डेवलपमेंट के हवाले से है, चाहे वो उनके उनके ख्याल में उनके पास बेहतर तरीका है पाकिस्तान को सेहत और तालीम फराहम करने का, हम उस सब पर बात करने के लिए तैयार हैं और हर वक्त तैयार हैं। ये नहीं कि इसके लिए हमें कोई खास इजलास तलब करना है, लेकिन उनका एजेंडा जो है वो पाकिस्तानियों की फलाह नहीं है। इसी वजह से प्रॉब्लम है कि हम तो जो मुज़ाकरात हैं किसी बुनियाद पर होने हैं ना जी, तो बुनियाद ये नहीं हो सकती कि जी बानी चेयरमैन को छोड़ दो और जो खैबर पख्तूनख्वा से फौज हटा लो। ये तो बुनियाद नहीं हो सकती। पाकिस्तानियों की जिंदगियां बचाने की जिम्मेदारी, उनकी रोजगार कारोबार बचाने की जिम्मेदारी, उनकी इमलाक की, उनके बच्चों की जिंदगियां बचाने की जिम्मेदारी भी तो वोटों के साथ आई ना। वोटों के साथ सिर्फ इक़्तिदार तो नहीं आया। सही, तो कहीं ना कहीं डायलॉग का फुकदान तो है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ज़ेर समाअत 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान दिलचस्प सूरत हाल देखी गई। इंटरनेट के मसले के बायस केस की लाइव समाअत नशर न हो सकी। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस आयशा मलिक में दिलचस्प मुकालबा हुआ, यहाँ तक कि अटॉर्नी जनरल को मुदाखलत करना पड़ी। वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल देते हुए कहा कि पार्टी जज पर एतराज़ नहीं कर सकती, केस सुनने का या ना सुनने का इख्तियार जज के पास है। हमारी दरख्वास्त फुल कोर्ट की है। ऐसे में जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप फुल कोर्ट की बात ना करें, आप कहें वो जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम से कबल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। जैसे जमाल मंदुखेल ने वकील आबिद जुबैरी से कहा कि एक तरफ 16 जजेस का कह रहे हैं, दूसरी तरफ इज्तिमाई दानिश की बात कर रहे हैं। हमारे सामने इस वक्त आर्टिकल 191A मौजूद है जो आइन का हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल 191A को अलग रख दें, कैसे रखें? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा इस हवाले से फैसले मौजूद हैं जिसमें लिखा हुआ है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस आयशा मलिक से मुकालमा किया, इनको जवाब देने दें, बेंचेस सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक बनाए जाएंगे। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 मौजूद है जिसका नोटिफिकेशन हो चुका। सुप्रीम कोर्ट रूल के ऑर्डर 11 के मुताबिक कमेटी बेंचेस बनाएगी, जिस पर जमाल मंदुखेल ने कहा कि इन रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा कि बेंच चीफ जस्टिस बनाएगा। वकील आबिद जुबैरी ने जस्टिस मंदुखेल से मुकालमा करते हुए कहा कि फुल कोर्ट बेंच नहीं है, जिस पर जमाल मंदुखेल ने कहा कि फुल कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 में होना चाहिए था। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि आईनी तरमीम से पहले मौजूद जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। मौजूदा 8 रुकनी बेंच में हमें अपील का हक नहीं मिलेगा। आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजेस की तादाद 15 है। अपील व समाअत के लिए कम से कम 9 मजीद जजेस दरकार हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक जानिब आप कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं, दूसरी जानिब कहते हैं सिर्फ 16 जजेस केस सुने। पहले अपनी इस्तिदा तो वाज़ेह करें कि है क्या।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अपील का हक तो 16 रुकनी बेंच में भी नहीं होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अपील का हक देना है या नहीं, अब फैसला जुडिशियल कमीशन के हाथ में आ गया है। जुडिशियल कमीशन चाहे तो इजाफी जजेस नामजद करके अपील का हक दे सकता है। जुडिशियल कमीशन की मर्जी ना हुई तो अपील का हक छीना भी जा सकता है। यह सीधा सीधा अदलिया की आजादी का मामला है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे जिनके सामने रूल्स बने। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा सबके सामने सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बने, मेरा नोट मौजूद है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मीटिंग मिनट्स मंगवाए जाएं। सब जजेस को इनपुट देने का कहा गया था। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस जमाल मंदोखेल से मुकालमा किया कि आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं ना। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा केस आगे नहीं चलेगा जब तक ये क्लियर नहीं होता, जिस पर अटॉर्नी जनरल उठकर रोस्टम पर आ गए और कहा यह अंदरूनी मामला है, इसको यहां पर डिस्कस ना किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मुझे झूठा कहा जा रहा है, 24 जजेस की मीटिंग हुई, कुछ शिकों के हवाले से मामला कमेटी को भेजा गया था, चंद जजेस ने इनपुट दिया था, चंद ने नहीं दिया था। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार नहीं। कमेटी के इख्तियारात चीफ जस्टिस के इख्तियारात नहीं कहलाए जा सकते, दोनों मुख्तलिफ हैं। हम बेंचेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं जिसपे आईनी बेंच के तमाम जजेस हों, जिस पर वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है, फुल कोर्ट तश्कील देने की डायरेक्शन दी जा सकती है। उन्होंने मुख्तलिफ फैसलों का हवाला भी दिया। केस की समाअत एक रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान फ्रंट। इस ब्रेक के बाद सफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान आलमी बरादरी में मरकज़ निगाह बन गया। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई का ख्वाब देखने वाला सरेंडर मोदी खुद तन्हा लग रहा है, कोई इसे मुंह लगाने को तैयार नहीं। दुनिया अहम मामलात में पाकिस्तान की हाँ की तरफ देख रही है। सदर ट्रंप गजा अमन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया। शर्म अल शेख में आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का खसूसी जिक्र किया। सदर ट्रंप ने इस अहम मौके पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अदम मौजूदगी को न सिर्फ महसूस किया बल्कि इसका इजहार भी किया। सदर ट्रंप ने कहा मैं वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और यह कहूंगा कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि यहां मौजूद नहीं है का शुक्रिया अदा करता हूं। जिसके बाद सदर ट्रंप ने कहा कि गजा अमन मुआहदा तारीखी है, मुआहदे के लिए सबका शुक्रगुजार हूं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। यह मुआहदा बड़ी कामयाबी है। दोस्त मुल्कों के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। पाक भारत ताल्लुकात पर बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत बेहतरीन हमसाए बनकर रहे। इसके साथ उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ मुड़कर देखा तो उन्होंने भी अपनी मुस्कुराहट से जवाब दिया। शर्म अल शेख में जब गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत हो रहे थे तो दुनिया की नजरें इजराइल, हमास और खित्ते में अमन के इम्कानात पर जमी थी, मगर अचानक मंजर बदल गया। सारी तवज्जो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ पर चली गई जब सदर ट्रंप ने उन्हें माइक पर गुफ्तगू के लिए बुलाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। वो एक बार फिर सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए दरख्वास्त करते हैं क्योंकि वो इस इनाम के हकीकी हकदार हैं। उन्होंने सिर्फ अमन ही नहीं कायम किया बल्कि जनूबी एशिया के बाद मशरिक वस्ता में भी लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। आप वो शख्स हैं जिसकी इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया हमेशा आपको उस इंसान के तौर पर याद रखेगी जिसने हर मुमकिन कोशिश की कि हत्ता के मामूल से बढ़कर इकदाम किए, 7 बल्कि आज 8 जंगों को रोका। वजीर आजम की जानिब से तारीफें सुनकर अमरीकी सदर का तो दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ से गर्मजोशी से मुसाफा किया और हैरान होते हुए माइक पर कहा वाह, मैंने तो ये तवक्को नहीं की थी। उन्होंने शुरा से कहा चलो घर चलते हैं, अब मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा, सबको अलविदा। ये वाकई बहुत खूबसूरत था और निहायत खूबसूरती से पेश किया गया। आपका बहुत शुक्रिया। तकरीबन जहां पाकिस्तानी वजीर आजम को प्रोटोकॉल मिला वहीं बरतानी वजीर आजम सर कीर स्टार्मर को सदर ट्रंप की तरफ से सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब सदर ट्रंप ने कहा बरतानवी वजीर आजम कहां है, स्टार्मर ने हाथ उठाया और हाथरी लगवाई। ट्रंप ने उसे स्टेज पर बुलाया। बरतानवी वजीर आजम ने समझा उसे बोलने के लिए बुलाया गया है। वो पोडियम की जानिब बढ़े लेकिन सदर ट्रंप उनकी जानिब देखते हुए कहा अच्छा आप यहाँ हैं। जिसके बाद कीर स्टार्मर अपना सा मुंह लेकर वापस हो लिए। वतन वापसी से पहले एक्स पर अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गजा पर मुसल्लत की गई नस्लकुशी की मुहिम का फौरी खात्मा था। दीगर बरादर ममालिक के साथ मिलकर यह तरजीह बार बार और वाज़ेह तौर पर बयान की गई। सदर ट्रंप के लिए हमारी शुक्रगुजारी इस बात पर मबनी है कि उन्होंने वादा किया कि वो इस जुल्म को खत्म करवाएंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हम सदर ट्रंप की अमन के लिए इस मुनफरिद काविश पर अपनी तहसीन का इजहार जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक एक मजबूत और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की असास है और हमेशा रहेगा।
फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए एक बुनियादी तरजीह बनी रहेगी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम ने खबरदार किया कि जब तक ऐसा अमल शुरू नहीं किया जाता जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन हो, मशरिक़ वस्ता की तबाही यकीनी है। मिस्री सदर अब्दुल फजल सीसी ने भी कहा कि फ़लस्तीनी और इसराइली अवाम के लिए अमन से रहने का एक ही रास्ता है कि अब दो रियासती हल की जानिब बढ़ा जाए। दूसरी जानिब गजा में अमन मुआहदे के बाद रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों ने इसराइली कैद को इंतहाई खौफनाक करार दिया। वो कहते हैं हम कैद खाने में नहीं बल्कि मिसबा खाने में कैद थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली जेल से रिहाई पाने वाले कैदियों ने बताया कि इसराइली जेल के हालात बहुत बुरे थे। रिहाई पाने वाले कैदी सईद शब्बीर का कहना है कि आज़ादी मिलने के बाद मैं अपने जज्बात का बता नहीं सकता। अब्दुल्ला अबू राफे ने बताया कि उन्हें आज़ादी मिलने की खुशी बहुत ज़्यादा है। बदकिस्मती से हम किसी जेल खाने में नहीं बल्कि मिसबा खाने में बंद थे, जिसका नाम उफर जेल बताया जाता है। वहाँ कैदियों के लिए गद्दे भी नहीं थे। यासिर अबू उमारा ने बताया कि उन्हें खाने के लिए वहाँ बस मार खिलाई जाती थी। वहाँ हर चीज़ बुरी थी, खाने के लिए कुछ नहीं देते थे। उन्होंने गुज़िश्ता 4 रोज़ से कुछ नहीं खाया है। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों और नज़रबंदों को रिहा किया, जिनमें से 154 को मिस्र जलावतन कर दिया गया है। फ़लस्तीन का कहना है कि इसराइली जेलों में 10 से ज़्यादा अफराद अब भी गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। बरतानी अखबार द गार्जियन ने इसराइली NGO ह्यूमरगेट के हवाले से लिखा कि पीर की रिहाई से कबल 11,056 फ़लस्तीनी इसराइली जेलों में कैद थे। इनमें से कम 3,500 को बगैर मुकदमा चलाए इंतजामी हिरासत में रखा गया था। एक इसराइली फौजी डेटाबेस के मुताबिक गजा में हिरासत में लिए गए अफराद में से सिर्फ 1/4 को जंगजू करार दिया गया था। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक 8 अक्टूबर को मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हो गया था, जिसके बाद अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर ने हमास रहनुमाओं से बराह रास्त मुलाकात की, जो 45 मिनट जारी रही। एक्सियोस ने ज़राए के हवाले से बताया कि मुलाकात में स्टीव विटकॉफ ने हमास रहनुमाओं को सदर ट्रंप की जानिब से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की जमानत दी थी। एक्सियोस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने कहा कि सदर ट्रंप का पैगाम यह है कि आपके साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। वो अपने अमन मंसूबे के तमाम 20 नुकात के पीछे खड़े हैं। वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इन सब पर अमल दरामद किया जाए। एक्सियोस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ की यकीन दहानी के बाद हमास के रहनुमा मिस्री, कतरी और तुर्किया के सालिसों के साथ अलग कमरे में चले गए। चंद मिनट बाद मिस्री इंटेलिजेंस के सरबराह हसन इरशाद ने अपने तुर्क और कतरी हम मनसूबों के साथ वापस आए। हसन इरशाद ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर से कहा कि हमारी अभी हुई मुलाकात की बुनियाद पर हमास मुआहदे के लिए तैयार है। सदर ट्रंप की यकीन दहानियों के बावजूद इसराइली फोर्सेस की जानिब से अमन के मुआहदे की खिलाफ वर्जियां भी सामने आने लगी हैं। ज़राए के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, हालात उसी जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जनूबी गजा में इसराइली फोर्सेस के एहलकारों की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फ़लस्तीनी खान यूनुस के इलाके में इसराइली फायरिंग से जख्मी हुए। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी ज़राए अबलाग के मुताबिक आज सुबह से शुमाली गजा के इलाके जबालिया के मशरिक में शदीद झड़पें जारी हैं। इतलात के मुताबिक ये लड़ाई वजारत दाखिला से वाबस्ता सिक्योरिटी फोर्सेस और इसराइल के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोहों के दरमियान हो रही है। उधर सरकारी खबर रसाई एजेंसी वफा ने रिपोर्ट में कहा कि इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर छापे मारे, जिनमें रमल्ला, अलबीरा और अल खलील के कई मोहल्ले और देहात शामिल हैं। रमल्ला के एन मंजद महल्ले में इसराइली फौज ने हाल ही में रहा होकर गजा भेजे गए अस्साम अल फरोग के घर पर धावा बोला और घर की तलाशी ली। रमल्ला के मगरब में वाक़ गाँव दीर अल बसी में कम से कम 7 घरों में छापे मारे गए। रहायशियों से मौके पर ही पूछगछ की गई। इसराइली फौज ने एन अरीक और नालैन के इलाकों में भी दाखिल होकर कार्रवाइयाँ की। इसी दौरान यहूदी आबादकारों ने रमल्ला के मशरिक में वाक़ बेतियन कस्बे में एक गाड़ी को आग लगा दी। जनूबी मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने अदना और अलकौम के कस्बों पर भी छापे मारे और 2 घरों को फौजी बैरकों में तब्दील कर दिया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा बराए मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके फ्रांचिस्का अल्बनीर ने सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया है। फ्रांचिस्का अल्बनीर ने एक्स पर बयान में लिखा कि इसराइली फ़ौज मकबूजा मगरबी किनारे में कैदियों की रिहाई की खुशी मनाने पर लोगों पर पाबंदी लगा रही है। वो इसे अमन कहते हैं, मगर फ़लस्तीनियों के लिए बदतरीन नस्ल परस्ती साबित हो सकती है। उन्होंने लिखा कि दुनिया के लोगों अब नज़रें मत हटाना, तमाम निगाहें फ़लस्तीन पर रहनी चाहिए। शर्म शेख में गजा अमन मुआहदे पर अमरीका, कतर, तुर्किया और मिस्र की जानिब से दस्तखत हो गए। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे दी, लेकिन मुआहदे के बाद अब 4 बड़े सवालात खड़े हो गए हैं जो आने वाले दिनों में इस अमल की कामयाबी या नाकामी का तयन करेंगे। पहला सवाल ये कि गजा अमन मुआहदे और यरगमालियों के घरों को वापसी के बाद हमास का मुस्तकबिल क्या होगा। CNN के मुताबिक मुआहदे में हमास के गैर मुसल्लह होने की शिक मौजूद है, मगर हमास ने मुकम्मल तौर पर मुआहदा तस्लीम ना किया तो गजा की बहाली और तामीर नौ नामुमकिन हो जाएगी। दूसरा सवाल ये कि जंग बंदी पर अमल दरामद किस तरह यकीनी बनाया जाएगा। इसराइली फोर्सेस को कौन लगाम डालेगा, जैसा कि अभी से इसकी जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी शुरू हो गई है। यरगमालियों की रिहाई के बाद मुआहदे का सबसे अहम पहलू गजा के लिए अबूरी सलामती फोर्स और सियासी ढांचे का क़याम है।
अब सवाल ये है कि क्या ममालिक इस अबूरी फोर्स के लिए फौजी दस्ते फराम करने को तैयार होंगे? क्या अबूरी हुकूमत बगैर अंदरूनी इख्तलाफात के कायम की जा सकेगी? सियासी अमल के हवाले से फैसला फ़लस्तीनियों पर मुनहसर है कि कौन इस अबूरी निज़ाम में शामिल होगा। गजा की तामीर नौ एक दिहाई या इससे ज़ायद का अरसा ले सकती है, जिसके लिए सैकड़ों अरब डॉलर्स दरकार होंगे। मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने गजा की तामीर नौ के लिए कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का ऐलान किया। शर्म अल शेख से रवानगी के मौके पर तुर्क सदर अर्दगान ने कहा कि वो नए मुआहदे के तहत गजा की तामीर नौ में मदद के लिए खलीजी रियासतों, अमरीका और यूरोपीय ममालिक से ताउन हासिल करेंगे। उन्हें यकीन है कि तामीर नौ के लिए फौरी तौर पर माली इमदाद फराहम की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर है, साबिक सदर हैं आज़ाद कश्मीर के सरदार मसूद खान साहब। सरदार मसूद खान साहब, कल शर्म अल शेख में गजा अमन मुआहदे से मुतालिक इजलास के मौके पर जहाँ मगरबी और मुस्लिम ममालिक के बड़े लीडर्स मौजूद थे, उधर सदर ट्रंप ने न सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को फेवरेट कहा बल्कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर की भी तारीफ़ की। पाकिस्तान का ट्रंप साहब का फेवरेट होना कितनी बड़ी ये सफारती कामयाबी इसको कंसीडर करें, और पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा भी होगा? क्या हम कोई मौका तो ज़ाया नहीं कर रहे? देखिए, एक बात तो यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बहुत खैर सगाली पैदा हुई है 2025 में, और हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। आप मुकाबला कर सकते हैं 2023 से 2024 से, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसका तकाबुल कर सकते हैं। तो एक तो यही बहुत बड़ी पेशरफ्त है, और दूसरी तरफ जो है अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सिर्फ जो है अमेरिका या वाशिंगटन में कदर मंज़लत नहीं है, बल्कि मशरक़ वस्ती में, जनूबी एशिया में पाकिस्तान ने जो अस्करी बरतरी हासिल की है, या चीन में इसकी बाज़गश सुनाई देती है कि पाकिस्तान सफारतकारी के मैदान में कामयाब रहा है और कई फतूहात हासिल किए हैं। तो दूसरा आपका सवाल ये था कि जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, क्या वो सिर्फ जो है इलामती हैं या अल्फाज तक महदूद हैं, या उनमें कोई मानवियत भी है, या उनमें कोई उसके अलावा जो है कोई नतीजा खेज़ अमल भी जारी है? तो मैं कहूँगा कि जो एजेंडा बाहमी सतह पे पहले से तय हो चुका है, उसमें यह है कि हमने दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने हैं, दिफाई टेक्नोलॉजी के तबादले के सिलसिले में भी गुफ्तगू हुई है। उसके अलावा यह है कि क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा एक मुआहिदा हो चुका है, जो एक जो कंपनी है अमेरिका की, और उसके बाद जो है हमारे जो अपनी FWO के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है 500 मिलियन का इब्तदाई मुआहिदा। क्रिप्टो करेंसी है, मुतबादल तवानाई है, उसके अलावा जो है तिजारत और माशी ताल्लुकात जो है उनको बेहतर बनाने के सिलसिले में। तो ये बहुत मैदानों में हमारा एजेंडा पहले से तय हो चुका है, और इसमें आप पेशरफ्त आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ठीक। और अमेरिका के सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। अमेरिका की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, या उसके अलावा जो कैपिटल वेंचर एंटिटीज़ हैं, उनकी भी पाकिस्तान की मईशत में दिलचस्पी बढ़ी है। तो ये सिर्फ जो है खाली खोली अल्फाज नहीं हैं, इनके पीछे जो है अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद शामिल है, और अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और रोल भी दिया है। ये मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए कि उन्होंने ये रोल दिया है कि पाकिस्तान को एक पीस मेकर का रोल भी दिया है। वो ईरान के हवाले से दिया था, जो सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान उनकी जंग के बाद सफारती गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। मशरक़ वस्ती में जो भी अमन की कोशिशें रही हैं उसमें पाकिस्तान पेश रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से पाकिस्तान की सारी दुनिया में रिकग्निशन है, और कई नए मौक़े पैदा हुए हैं सफारती मैदान में, और इन्हें हमें भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और अच्छा मसूद खान साहब, गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए, सवालात तो अभी जगह स्टैंड कर रहे हैं कि हमास का क्या मुस्तकबिल होगा, जंग बंदी पहला मदरामत पे किस तरह यकीनी बनाया जाएगा, इसराइल ने खिलाफ वर्जियाँ भी शुरू की हुई हैं। आप क्या कहेंगे, इतनी हसासियत हमें दिखानी चाहिए मुस्लिम उम्मा को, स्पेशली फ़लस्तीन के हवाले से? कहीं ना कहीं मॉनिटर तो हो रहा है, और स्पेशली वो अबूरी फोर्स के लिए जो फ़ौजी दस्ते फराहम करने थे, क्या इस्लामी ममालिक इस पर काम शुरू करेंगे? जी बिल्कुल, अमरीकी फ़ौजी दस्ते तो पहले पहुंच गए हैं। वो एक गुफ्तगू ये हो रही है कि किस तरीके से कतर से और तुर्की से फ़ौजी दस्ते आएंगे, और उसमें अरब ममालिक, दीगर अरब ममालिक और पाकिस्तान के दस्ते शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे, ये चीज़ ज़ेर गौर है। लेकिन ये है कि अभी तक जो है ये पहला लम्हा है, ये नुक्ता आगाज़ है, ये पहला फ़ेज़ है जिसमें
जेनोसाइड को एक किस्म का ख़त्म किया गया है। ख़त्म नहीं हुआ, पिछली गुज़श्ता रात भी 7 के करीब फ़लस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन यह है कि वो जो उसमें इतना सख्त बड़ा स्केल था उसे ख़त्म कर दिया गया है और इसराइल को पाबंद कर दिया गया है कि वो इस तरीके से बेदरगी गज़ा के लोगों को कत्ल नहीं करेगा। तो एक तो ये मरहला है। दूसरा जो है, आपने सही जायज़ सवालात उठाए हैं कि क्या गज़ा में इस्तेहकाम होगा, क्या इसराइल जो है इस माहिदे का पाबंद है और उस लकीर से पीछे रहेगा जो माहिदे के मुताबिक उसे रहना चाहिए, और फिर यह है कि उसके अलावा क्या इंसानी इमदाद, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उस मकदार में वहाँ जा सकती है, उस कहत ज़दा इलाक़े में जा सकती है जिसके लिए तैयारी हो चुकी है। तकरीबन मेरा ख़्याल है कि जो 1,70,000 टन की तरसीलात मौजूद हैं, जो फूड की शक्ल में हैं, दूसरी दवाओं की शक्ल में हैं, क्या वो वहाँ पहुँचेंगी? और उससे अहम तर सवालात हैं। मिसाल के तौर पर एक सवाल ये है कि क्या जो एक अबूरी वहाँ गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसमें फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी होगी, बामानी नुमाइंदगी होगी या नहीं? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का क्या रोल होगा? और हमास, जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि हमास जो है वो मसल्ला रहेगा, गैर मसल्ला रहेगा, उसे वक्ती तौर पर तो उसे कुछ मसल्ला रहने की इजाज़त दे दी गई है। और फिर ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रियासत फ़लस्तीन कायम होगी या नहीं, क्योंकि वो जो सदर ट्रंप का 20 नुकाती फार्मूला है उसमें वादा किया गया है कि इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा और एक मुक़्तदर फ़लस्तीनी रियासत पे मुंतज किया जाएगा। तो ये वो मराहिल हैं जो अभी बाकी हैं। ठीक, यानी आप समझते हैं कि अभी अमन मुआहदे का इब्तदाई मरहला है, अभी इसके कई पॉइंट्स हैं जिसकी एग्जीक्यूशन भी बाकी है, जिस पर डिस्कशन भी बाकी है। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, साबिक से बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। मजहबी जमात के एहतजाज की आड़ में शरपसंदी का मंसूबा नाकाम हो गया। हुकूमत, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब हिकमत अमली काम कर गई। 6 रोज बाद रौनकें लौटने लगी। लाहौर में मजहबी तंजीम के मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस की मदयत में 25 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुकदमात इस्लामपुरा, न्यू नारकली, शफीकाबाद, गवाल मंडी, बदामी बाग और शादरा में दर्ज किए गए। मुकदमात में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, हंगामा राई, तोड़फोड़ समेत दीगर दफात शामिल है। उधर रावलपिंडी में साद हुसैन रिजवी समेत मजहबी जमात के 21 रहनुमाओं के खिलाफ थाना रवात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सब इंस्पेक्टर नजीबुल्लाह की मदयत में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मजहबी जमात के हवाले से जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन भी शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया से फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत जारी कर दी गई है। सोशल मीडिया पर बार बार खिलाफ वर्जी पर अकाउंट की मुस्तकिल मअतली की सिफारिश भी जेर गौर है। ज़राए के मुताबिक फेक न्यूज़ नेटवर्क्स और मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। मुलविस अफराद के खिलाफ NCCIA के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। FIA साइबर क्राइम और दीगर खसूसी यूनिट्स की जानिब से फौरी गिरफ्तारी मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि डीप फेक लैब एक्टिव कर दी गई है। जाली वीडियोज और ऑडियोज की फॉरेंसिक जांच जारी है। हुक्काम का कहना है कि रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज की माली सहूलतकारों की निशानदही, मशकूक ट्रांजैक्शंस की स्क्रीनिंग भी जारी है। हंगामी हालात में अफवाहबाजी पर इजाफी सजाएं लागू होंगी। अवाम मोहतात रहे। गैर मुसद्दिका वीडियोज या क्लिप्स शेयर करने पर कार्रवाई हो सकती है। चैनल्स और ब्लॉगर्स कोई भी मवाद नशर करने से पहले दोहरी तस्दीक लाजमी यकीनी बनाएं। ज़राए का कहना है कि फेक अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ के पीछे मौजूद ओवरसीज़ नेटवर्क की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। सफारत खानों के जरिए ओवरसीज़ नेटवर्क के खिलाफ सख्त इकदाम की तैयारी भी है। बैरून मुल्क मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी और सफारती कार्रवाइयाँ भी प्लान का हिस्सा है। रेड नोटिस और बैन अल-अक़वामी ताउन के ऑप्शन पर मुशावरत जारी है। ज़राए बताते हैं गुमराहकुन हैशटैग और ट्रोलिंग सेल्स के खिलाफ भी टारगेटेड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सूबाई फोकल पर्सन्स नामजद, फौरी रिएक्शन और काउंटर मैसेजिंग यूनिट्स फाल कर दिए गए हैं। हुकाम का कहना है कि फेक न्यूज़ रिपोर्ट करने के लिए सरकारी हेल्पलाइन 1919 एक्टिव कर दी गई है। शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। दूसरी जानिब मुरीदके में एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले 57 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां लाहौर, कसूर, कामुकी, गुजरावाला और शेखुपुरा से की गई। ज़राए के मुताबिक 250 से ज्यादा अफराद की फहरिस्त तैयार की गई, जिनमें से 109 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि क्रैकडाउन का दूसरा मरहला भी रात से शुरू किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुरीदके में मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले के बाद इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया है। वाक़या 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात पेश आया। इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और एहतजाज को कम मुतासरा मकाम पर करने की हिदायत की।
मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हजूम को उकसाना शुरू किया। हजूम ने पथराव, कीलो वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। पुलिस एहलकारों से असला छीना किया और इसी छीने गए असले से फायरिंग भी की गई। पुलिस ज़राए का बताना है कि पोस्टमार्टम और इब्तदाई मुआयने के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां छीने गए असले की थी। पुलिस ने बड़े साने से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठीचार्ज किया, जिसके बाद मुजाहिरीन मजीद मुश्तिल हुए और मुनज़्ज़म हमले किए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जला दी गईं और कई दुकानें भी नजर आतिश हुई। तशद्दुद के दौरान 48 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 7 को गन शॉट के जख्म आए। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल करके उनका इलाज जारी है। पुलिस ज़राए ने बताया कि इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक तसादुम में मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाँ भाग हुए, जबकि 30 के करीब शहरी जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी की बस समेत मुतअद्दिद गाड़ियां अगवा करके एहतजाज में इस्तेमाल की। एनी शाहिदीन के मुताबिक बाज़ गाड़ियां अवाम को कुचलने के लिए भी चलाई गईं। पुलिस ज़राए के मुताबिक शरपसंद अनासिर ने पुलिस पर पत्थर, पेट्रोल बम और कीलो वाले डंडों से मुनज़्ज़म हमले किए। मुतअद्दिद मकामात से अंधाधुंध फायरिंग भी की गई। पुलिस ने मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया। 7 रिजवी और चंद दीगर रहनुमा मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ज़राए का कहना है कि कार्रवाई मुनज़्ज़म तशद्दुद का हिस्सा थी, जिसमें क़यादत ने हजूम को उकसाने का किरदार अदा किया। क़यादत ने खुद फरार होकर शहरियों और रियासत को खतरे में डाल दिया। हथियार छीनना, पेट्रोल बम और गाड़ियां जलाना किसी भी तरह पुरअमन एहतजाज नहीं कहलाता। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने सिर्फ एक दिन की रूपोशी के बाद हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया है। हुक्काम ने कहा है कि खुफिया ज़राए और टेक्निकल ट्रैकिंग की मदद से उनका ठिकाना मालूम कर लिया गया है। सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट है और कार्रवाई के लिए तैयार खड़े हैं। दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से खुद सुपुर्दगी की हिदायत की जाती है। पुलिस का कहना है कि छुपने की कोई जगह बाकी नहीं बची। कार्रवाई कानूनी दायरे में रहेगी, मगर गिरफ्तारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। दोनों रहनुमाओं का दायरा महदूद कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अनासर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। बेगुनाह राहगीर की हलाकत कौमी लम्हा फिक्रिया है। रियासत की जिम्मेदारी शहरी जानो अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना है। दूसरी जानिब लाहौर में मजहबी जमात के दफ्तर से बरामद होने वाले सामान की तफसीलात भी सामने आ गई, जिनमें गैर मुल्की करेंसी, सोने के जेवरात और दीगर सामान शामिल हैं। पुलिस NCCIA FIA की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक मजहबी जमात के दफ्तर से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है, जिसमें 72 करोड़ रुपए पाकिस्तानी डॉलर, यूरो, पाउंड, रियाल और दीगर करेंसी के अलावा भारतीय 50,000 रुपए शामिल हैं। लाहौर में मजहबी जमात के दफ्तर से 922 ग्राम सोना, 898 ग्राम चांदी बरामद की गई। सोने के 490 ग्राम वजन के 12 ब्रेसलेट, 24 हार, चेन और लॉकेट बरामद हुए। चांदी के 460 ग्राम वजन के एक ताज, 32 अंगूठियां भी मजहबी जमात के दफ्तर से बरामद होने वाले सामान का हिस्सा है। जब्त होने वाले सामान में मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 घड़ियां, मुतफर्रिक चीजें 72 अदद बरामद हुई, जिनका कुल वजन 355 ग्राम है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान असलहा, डिजिटल डिवाइसेज और दस्तावेजात कब्जे में ली। कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर की गई, जबकि सामान की जब्तगी पुलिस एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत हुई। कार्रवाई में CTD, SP ऑपरेशन और मकामी थाने की टीमें शामिल थी, जबकि मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने जब्ती कार्रवाई की निगरानी की। जब्त शुदा रिकॉर्ड को फॉरेंसिक टीम के हवाले करने की हिदायत जारी की गई है। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।